So we'll go ahead with next topic. तो हमने लास्ट लेक्चर में what we have seen is हमने लास्ट लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया था एंड वी हैव सीन डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट. सबसे पहला थ्योरी था इफ यू रिमेंबर न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी. उसके बाद था ह्यूजेंस वेव थ्योरी. फिर है लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब हमको वी वांट टू सी समथिंग कॉल्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस. अब ये प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? द सोर्सेज ऑफ लाइट विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. सो द सोर्सेज विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्सेज. द सोर्सेज विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट which produces their own light are known as primary sources. For example, अभी ये प्राइमरी सोर्सेज अपना लाइट प्रोड्यूस क्यों करते हैं? सो दे प्रोड्यूस देयर लाइट ड्यू टू दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट ड्यू टू. तो कोई भी सोर्स खुद का लाइट प्रोड्यूस कर सकता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. नंबर वन इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर. तो कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर लाइट प्रोड्यूस करते हैं. एग्जांपल, वो जो बल्ब मिलता है ना, एक 15-20 रुपए का बल्ब मिलता है, टंगस्टन फिलामेंट का बल्ब होता है, उसमें से तुम करंट पास करते हो. करंट पास होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लाइट इमिट होता है. सो प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो खुद का लाइट प्रोड्यूस करते हैं. दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड खुद का लाइट प्रोड्यूस करने के पीछे रीजन हो सकते हैं जैसे हाई टेम्परेचर. नंबर टू, ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे यहाँ पे ये एलईडी लाइट लगा है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है लाइट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अगर मैंने यहाँ से करंट बंद कर दिया तो लाइट प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं होगा, राइट. एग्जाम्पल ट्यूबलाइट. देन ड्यू टू न्यूक्लियर और केमिकल रिएक्शंस. फॉर एग्जाम्पल फायर क्रैकर्स. फटाके जलाते हो तब जब फटाका फटता है तो इट प्रोड्यूसेस लाइट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द क्रैकर. तो प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जो खुद का लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं. सेकेंडरी सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं. तो सेकेंडरी सोर्सेस, the sources which do not produce their own light but receive light from some primary sources and reflect or scatter that light. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मून है या फिर प्लैनेट्स है, उनका खुद का लाइट नहीं है, वो सन से आया और वो लाइट को उन्होंने स्कैटर किया या फिर रिफ्लेक्ट किया. तो सेकेंडरी सोर्सेस, the sources which do not produce their own light, which do not produce their own light but receives light from primary sources and reflect or scatter it. तो ये आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस का डिफरेंस. ये क्यों पता होना चाहिए आपको आगे लगेगा, राइट. गुड. इसके बाद क्या है? इसके बाद टॉपिक वेवफ्रंट है ना इसके बाद. तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेवफ्रंट. बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और आपको आगे जाके अगर आप इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो तो फिजिक्स में वापस से ये वेवफ्रंट का कॉन्सेप्ट आने ही वाला है आपको. तो आप भी समझ लो व्हाट इज वेवफ्रंट. चलो वेवफ्रंट समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. तो लेट अस से हमारे पास ना एक पॉइंट सोर्स है. तो आई हैव अ पॉइंट सोर्स, और मैं जब बोल रहा हूँ पॉइंट सोर्स तो पॉइंट सोर्स का कुछ मतलब भी बनता है. तो वी हैव अ पॉइंट सोर्स. जब कंसिडर अ पॉइंट सोर्स केप्ट इन एयर. अब ये पॉइंट सोर्स से जो रेज निकलेंगे ना, दे ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस.
तो यहाँ से जो वेव आ रहा है दे ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, तो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ओके, ये यहाँ भी जाएगा, ये वेव हर जगह जाएगा. सो कंसिडर अ पॉइंट सोर्स kept in air. The rays from this source travel in all directions. Travel in all directions. Important. Point source से जो rays होते हैं वो all direction में travel करते हैं. So the rays from point source as they travel in all directions. So let us consider a point source. Consider a point source. Point source S in air. The rays या फिर waves from this source travels in all directions. अब remember, अगर ये जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें अगर स्पीड ऑफ लाइट इज c, कितना c, तो इन टाइम t टाइम में हर एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, c इंटू टी, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस. सो इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज c इन दैट मीडियम, देन सराउंडिंग मीडियम में c स्पीड इज स्पीड ऑफ लाइट इज c, देन इन टाइम t each wave travels कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, c इंटू टी, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ c इंटू टी. गुड. तो हर एक वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, c इंटू टी, राइट. आपको पता है अगर मैं हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस लूँ, तो कौन सा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, स्फीयर. Therefore these waves reach at the surface of a sphere with radius ct. इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी मैं डिफाइन करूंगा, रुको, अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है लेकिन इंटरेस्टिंग है. वेव ऑप्टिक्स इज थ्योरी बट रियली इंटरेस्टिंग. तो ऐसा है, व्हाट यू हैव इज समथिंग लाइक दिस. गुड. मोर और लेस सेंटर पे दिखना चाहिए, हो सेंटर पे दिखना चाहिए. Okay, good. Looks good now. Then, so therefore, these waves reach. हर एक वेव ने t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ct. तो ये सारे वेव्स कहाँ पहुंच गए, these waves reach. कहाँ reach on the surface of a sphere. On the surface of a sphere with radius ct. with radius ct. और ये जो स्पीयर है इसको बोलते हो वेव सरफेस या फिर वेव फ्रंट. सो दिस सरफेस ऑफ स्पीयर इज नोन एज वेव सरफेस और वेव फ्रंट. इसको वेव सरफेस या वेव फ्रंट बोलते हैं. अब डिफाइन करूंगा, अभी डिफाइन नहीं किया, आपको समझाने के लिए, जस्ट टू एक्सप्लेन यू. मैंने एक पॉइंट सोर्स ले लिया, ये पॉइंट सोर्स हर डायरेक्शन में वेव्स इमिट कर रहा है. अगर सराउंडिंग मीडियम में स्पीड है c, तो हर एक वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल किया ct इन टाइम t, मतलब हर एक वेव एक स्पीयर के सरफेस पे पहुंच गया विद रेडियस ct. और जो स्पीयर का सरफेस है उसको बोलते हो वेव सरफेस या फिर क्या बोलते हो, वेव फ्रंट. अब डिफाइन करेंगे हम लोग वेव फ्रंट होता क्या है, मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे. ये तो हम लोगों ने थ्योरेटिकली समझ लिया. मैथ्स में आपने कॉन्सेप्ट सीखा है जिसको बोलते हैं लोकस. व्हाट इज लोकस? अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच सेटिस्फाई अ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन. कुछ तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे दिस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. तो यू नो दैट ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है विच इज y इक्वल्स टू x. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. देन सर्कल इज अनदर लोकस which satisfies a given condition y square x square plus y square equals to r square. Then ellipse में होता है मेजर एक्सिस, ये होता है माइनर एक्सिस. मेजर एक्सिस का आधा होता है सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस का आधा होता है सेमी माइनर एक्सिस. और ये इसका इक्वेशन होता है y square by
ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये सारे लोकस है, पैराबोला भी लोकस है, हाइपरबोला भी लोकस है। तो लोकस मतलब सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच सेटिस्फाई अ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं, लोकस। तो हमारा जो वेव फ्रंट है वो भी लोकस है। अब वो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो अच्छे से नोटिस करोगे। तो अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच द वेव्स रीच साइमल्टेनियसली, क्योंकि इस पूरे सरफेस पे वेव्स एक साथ पहुंचे। एंड इफ यू नोटिस, देखो ये वेव का क्रेस्ट, इसका भी क्रेस्ट, इसका भी क्रेस्ट, तो सारे वेव का क्या है, क्रेस्ट है। मतलब ये सारे के सारे वेव जो इस सरफेस पे पहुंचे सारे के सारे क्या है, इन फेज है। क्या है, इन फेज। याद है क्या, क्रेस्ट और क्रेस्ट जब एक साथ चले तो क्या बोलते हो, इन फेज। क्रेस्ट और ट्रफ एक साथ चले तो क्या बोलते हो, आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। तो यहाँ पे इस लोकस का स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जितने भी वेव्स पहुंच रहे हैं एक साथ सबके सब क्या है, इन फेज है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम डिफाइन करेंगे बहुत सिंपल तरीके से, बोलेंगे अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स at which the waves reach simultaneously, the waves reach simultaneously and are in phase is known as a wavefront, is known as a wavefront। बराबर, गुड। अब वेव फ्रंट के तीन टाइप होते हैं, उसमें से एक तो तुमको समझ में आ गया, स्पेरिकल शेप का, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे। एक्चुअली होते दो ही टाइप के हैं, लेकिन बता तो तीसरा टाइप कहां से आया। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेसिक में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि जब डिफ्रैक्शन सीखोगे तब तुमको ये सब समझेगा कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड दैट यू शुड नो बेसिक्स। और ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कि इसका अगला पार्ट इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में करना है, तब तुम्हारा काम कम हो जाएगा क्योंकि तुम अभी सीख के जा रहे हो। तो पहला जो वेव फ्रंट था वो था स्पेरिकल वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ पॉइंट लाइक सोर्स। जैसे हमने अभी देखा एक पॉइंट सोर्स जैसा है तो वो स्पेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। दूसरा है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड लाइक दिस ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट इज लाइक अ सिलेंडर इटसेल्फ। तो जब एक्सटेंडेड सोर्स हो, जैसे कि एक ट्यूबलाइट है, फॉर एग्जांपल ये ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट अगर है तो इस केस में इफ यू सी वेव्स विल बी गोइंग समथिंग लाइक दैट। तो इस केस में वेव्स आर नॉट ट्रैवलिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। तो यहाँ पे ना लाइट साइड में जा रहा है, उस साइड, इस साइड, आगे पीछे, फ्रंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे केस में पॉइंट सोर्स के केस में लाइट ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शन, ऐसे केस में लाइट डज नॉट ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शन, ये पता होना चाहिए। फिर जब आप यहाँ पे लोकस देखते हो ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन सेम फेज, तो इफ यू सी द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन सेम फेज, व्हाट डू यू सी, व्हाट टाइप ऑफ शेप इज दैट, सिलेंडर। तो उसको बोलते हो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो दूसरा टाइप का वेव फ्रंट कौन सा है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। पहला है स्पेरिकल वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पॉइंट लाइक सोर्सेस एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड सोर्सेस लाइक अ ट्यूबलाइट। अब तीसरे टाइप का वेव फ्रंट क्या है, तीसरे टाइप का वेव फ्रंट है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, अब ये प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट होता क्या है वो समझने से पहले आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा सर्कल है, मेरे पास एक बहुत बड़ा सर्कल है, आई हैव अ वेरी 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 बिग सर्कल। ओके, तो मुझे बताओ ये बहुत बड़े सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, बहुत बड़े सर्कल का एक छोटा सा पार्ट कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन। अब इस कॉन्सेप्ट को 3D में लेके जाते हैं। सर्कल की जगह पे बन जाएगा स्फीयर और स्ट्रेट लाइन की जगह पे बन जाएगा, हाँ हाँ, तुम बोल रहे हो कि सर्कल का बहुत छोटा सा पार्ट या बहुत बड़े सर्कल का बहुत छोटा सा पार्ट एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। मतलब 2D का 1D हो गया। और मैंने बोला कि एक बहुत बड़ा स्फीयर है, उसका छोटा सा पार्ट क्या होगा, फिर प्लेन होगा, प्लेन, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस।
तुम खुद जिस अर्थ पे रहते हो वो स्पेरिकल इन शेप है मोर और लेस। तुमको दिखता है कैसा अर्थ स्फीयर दिखता है क्या? नहीं, तुमको क्या दिखता है? फ्लैट, प्लेन। क्यों प्लेन? क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है अर्थ का। तो रिमेंबर, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग स्फीयर इज व्हाट? इज अ प्लेन। प्लेन। तो प्लेन वेव फ्रंट बनाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि वो एक बहुत बड़े स्पेरिकल वेव फ्रंट का या एक बहुत बड़े सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का छोटा सा पार्ट हो। मतलब क्या होना चाहिए? मतलब सोर्स बहुत दूर रख के आना पड़ेगा, तब जाके स्पेरिकल वेव फ्रंट का छोटा सा पार्ट मिलेगा ना। तो सोर्स कहाँ होना चाहिए? बहुत दूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत दूर, मतलब इन्फिनिट डिस्टेंस पे। तब जाके क्या बनने वाला है? प्लेन वेव फ्रंट। तब जाके क्या बनने वाला है? प्लेन वेव फ्रंट। और आपको पता है, रे ऑप्टिक्स तुमने सीखा है, आपको पता है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो या सोर्स इंफिनिटी पे हो तो उससे जो रेज आते हैं वो कैसे होते हैं? द रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटी आर पैरेलल। क्या? पैरेलल। तो प्लेन वेव फ्रंट बनाने के लिए कौन से रेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पैरेलल। तो ये प्लेन वेव फ्रंट किसने बनाया? पैरेलल रेज ने। और स्पेरिकल वेव फ्रंट किसने बनाया? डाइवर्जिंग रेज ने। भी याद रखना। ये याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब मैं डिफ्रैक्शन चालू करूंगा इस चैप्टर में तभी वापस कॉन्सेप्ट लगने वाला है। करेक्ट? तो रिमेंबर, स्पेरिकल वेव फ्रंट आर मेड फ्रॉम डाइवर्जिंग रेज रेडियल आउटवर्ड्स एंड प्लेन वेव फ्रंट्स आर मेड बाय पैरेलल रेज। तो ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट, थर्ड टाइप का वेव फ्रंट। अब ये सब क्यों चाहिए? अब थोड़ी देर में समझेगा, थोड़ी देर में समझेगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक दैट यू शुड नो इज ह्यूजेंस प्रिंसिपल। है क्या ऐसा कुछ? है ना, ह्यूजेंस प्रिंसिपल। अबे ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या है वो भी समझ लेते हैं। ह्यूजेंस प्रिंसिपल मतलब बेसिकली, लेट अस से, इमेजिन मेरे पास एक सोर्स है, बल्ब है। मैंने बल्ब को चालू किया तो लाइट कहाँ जाता है? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों उल्टा होता है? हाँ, पूरा लाइट अंदर आ रहा है, बाहर का लाइट भी अंदर आ रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो लाइट बेसिकली ट्रेवल्स फॉरवर्ड, रेडियली आउटवर्ड्स। तो यूजेंस ने तीन प्रिंसिपल के हेल्प से एक्सप्लेन किया हाउ डज लाइट प्रोपोगेट इन अ गिवन मीडियम। So Huygens principle explains the propagation of light in a given medium. So to explain the propagation of light. अच्छा, by the way, एक छोटा सा डेफिनेशन रह गया मुझसे, बता देता हूँ। ये जो तुमने वेव फ्रंट ड्रॉ किए ना, अगर तुम इस वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो उसको बोलते हो वेव नॉर्मल। क्या बोलते हैं? वेव नॉर्मल। द नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज कॉल्ड एज वेव नॉर्मल। बस इतना ही है। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया या फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये सारे वेव नॉर्मल है। दिस आर वेव नॉर्मल्स। तो वेव नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ वेव फ्रंट। याद रखना ही आप। तो चलो आ जाते हैं हम लोग ह्यूजेंस प्रिंसिपल पे। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या करता है? टू एक्सप्लेन द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम, यूजेन, यूजेन नाम का साइंटिस्ट था। यूजेन गेव हिज प्रिंसिपल्स, पुट फॉरवर्ड हिज प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल हमको क्या बताता है? पहला प्रिंसिपल बताता है, अभी मैंने सेकेंडरी सोर्सेज और प्राइमरी सोर्सेज इसलिए सिखाया आपको। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स एज इफ इट इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इट emits its own waves, secondary wavelets. तो अगर मैं कोई वेव फ्रंट ले रहा हूँ, इफ आई टेक एनी वेव फ्रंट, चलो मान लेते हैं कि एक वेव फ्रंट है, स्पेरिकल वेव फ्रंट है, इसका हर एक पॉइंट खुद ऐसा बिहेव करता है कि वो खुद एक सोर्स है। So every point on the wavefront behaves as if it is a secondary source of light and emits secondary wavelets. तो हर एक पॉइंट खुद को सोर्स समझ के खुद के वेव फ्रंट बना रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं इसको वेव फ्रंट बोल रहा हूँ तो इनको वापस वेव फ्रंट बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? वेवलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेट। तो पहला प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट on the wavefront
every point on the wavefront behaves like a secondary source, behaves like a secondary source of light, sending out secondary wavelets, sending out secondary wavelets, sending out secondary wavelets. और अब ये जो हमने हर एक पॉइंट लिया था वेवफ्रंट पे, और वो हर एक पॉइंट कैसा बिहेव कर रहा था, सेकेंडरी सोर्स जैसा, और खुद के क्या इमिट कर रहा था, सेकेंडरी वेवलेट्स. ठीक है. ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं ना, दे आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. मतलब जो इनका बैकवर्ड डायरेक्शन का जो पार्ट है ना, वो कंसिडर नहीं करना होता है. सो दिस सेकेंडरी वेवलेट्स आर इफेक्टिव ओनली इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन. So these secondary wavelets are effective only in forward direction. So these secondary wavelets are effective only in forward direction. Only in forward direction. गुड. अब आपको ये समझना होगा, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लाइट का प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है, कि लाइट फॉरवर्ड ही क्यों मूव हो रहा है. लाइट फॉरवर्ड होने का मतलब होता है कि वेव फ्रंट फॉरवर्ड मूव होना. कौन फॉरवर्ड मूव होना? वेव फ्रंट. तो अब हो क्या रहा है, पहली बात तो ये है कि इस वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट कैसा बिहेव कर रहा था, सेकेंडरी सोर्स जैसा, और वो खुद के सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट कर रहा था. और ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स थे, दे आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब ये जितने भी वेवलेट्स है सेकेंडरी, इसको अगर तुम कॉमन टैंजेंट ड्रॉ कर दोगे, कॉमन टैंजेंट, द कॉमन टैंजेंट ड्रॉन टू ऑल दिस सेकेंडरी वेवलेट्स गिव द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट. ना, तो जो वेव फ्रंट का नया पोजीशन है वो कहां से मिला, ये सारे सेकेंडरी वेवलेट पे क्या ड्रॉ किया मैंने, कॉमन टैंजेंट. देखो ये इधर टैंजेंट है, टैंजेंट है, टैंजेंट है. व्हाट इज टैंजेंट? इट इज अ लाइन व्हिच टचेस द सरफेस ओनली एट one point. So the new position of the wavefront is given by the tangent drawn to all these wavelets. है ना, ऐसा है कि नहीं? थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? अरे ह्यूजेंस प्रिंसिपल के 3 पॉइंट लिख के दिए. क्या लिखा है? द न्यू, द रिजल्टेंट, ठीक है, द न्यू पोजीशन या फिर द रिजल्टेंट वेव फ्रंट. ठीक है, द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट is given by the tangent to all secondary wavelets, to all secondary wavelets. करेक्ट. अगर ये 3 प्रिंसिपल तुमको याद है तो तुम अगला टॉपिक तुमको समझेगा, जो थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक है उसका जो टाइटल है उससे मैं एग्री नहीं करता. उन्होंने ऐसा बोला है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट. बोला है ना? बोला है कि नहीं? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट. और जो उसका भी अगला टॉपिक है वहां पे लिखा है, क्या लिखा है पता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट. वो दोनों ही जगह पे कंस्ट्रक्शन की जगह पे प्रोपोगेशन होना चाहिए था. तो एनीवेज ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट. अब इसमें थ्योरी बहुत सिंपल है, मैं थ्योरी लिखूंगा नहीं, मैं तुमको सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा कि स्फेरिकल वेवफ्रंट कैसे प्रोपोगेट हो रहा है और प्लेन वेवफ्रंट कैसे प्रोपोगेट हो रहा है. तो विद द हेल्प ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल we can explain the propagation of spherical wavefront and we can explain the propagation of plane wavefront. plane wavefront और spherical wavefront दोनों का propagation हम लोग समझा सकते हैं. तो what I will do is, सबसे पहले let us understand how spherical wavefront propagates in the medium. तो एक काम करते हैं, ये spherical wavefront का एक पार्ट ले लेते हैं. तो this is a part of the spherical wavefront. spherical wavefront के लिए कौन सा सोर्स लगता है? पॉइंट सोर्स. तो अभी ऐसा करेंगे, इस पे हम लोग सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं. तो कंसीडर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट केप्ट इन एयर एस. लेट PQ बी अ सेक्शन ऑफ द स्फेरिकल वेवफ्रंट. मैंने पूरा स्फेरिकल वेवफ्रंट नहीं बताया, मैंने उसको छोटा सा सेक्शन लिया. इमेजिन 4 पॉइंट्स, कोई भी 4 पॉइंट ले लो. इमेजिन पॉइंट्स A, B, C एंड D
on this wavefront, right? तो ये 4 पॉइंट्स है A, B, C and D. And do you remember ये जो A, B, C and D points है, they behave like secondary sources. So imagine points A, B, C and D on the wavefront. These points A, B, C, D behaves like secondary sources and giving out secondary wavelets. तो इन्होंने खुद के wavelets emit कर दिए. And these wavelets are effective only in forward direction, and the resultant wavefront is given by the tangent drawn to this secondary wavelets. तो यहाँ पे मैंने secondary wavelets पे common tangent draw कर दिया. ये मुझे मिल गया वेव फ्रंट का नया पोजीशन, और इसको बोल देता हूँ P डैश Q डैश. अब क्या होगा, अब वापस से इस P डैश Q डैश का हर एक पॉइंट कैसा बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स, और फिर वो खुद का क्या इमिट करेगा, सेकेंडरी वेवलेट. और वो सेकेंडरी वेवलेट कौन से डायरेक्शन में इफेक्टिव होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. फिर तुम क्या करोगे, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर तुमको वेव फ्रंट का नया पोजीशन मिलेगा P डबल डैश Q डबल डैश, राइट. ऐसा चलता जाएगा. तो दिस इज हाउ द वेव फ्रंट प्रोपोगेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ऐसा होता जाएगा. गुड. अब सिमिलरली आपको जब प्लेन वेव फ्रंट का प्रोपोगेशन एक्सप्लेन करना है तो हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. कंसीडर अ सेक्शन PQ ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट. सिर्फ इतना है कि मैं अब सोर्स नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने अब भी बोला प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स कहाँ होना चाहिए, इन्फिनिटी पे. तो फिर मैं दिखाऊंगा कैसे डायग्राम में. आई विल नॉट शो सोर्स हियर बिकॉज द सोर्स इज एट इन्फिनिटी. और फिर हम लोग वही करेंगे, हम लोग 4 पॉइंट्स को इमेजिन कर लेंगे. कोई भी 4 पॉइंट ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, तुम्हारी मर्जी है. तो वी विल टेक few points on this wave front. I'll call this as again ABCD, and these points act as secondary source of light, and these will produce their secondary wavelets. तो मैंने कोई भी 4 पॉइंट ले लिए यहाँ पे, and these secondary wavelets are effective in forward direction, and the resultant wavefront is given by the tangent drawn to this wavelets. फिर ये जो wavefront का नया पोजीशन आया which is P dash Q dash, P dash Q dash. अब इस पे भी हर पॉइंट कैसा बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स, और वो खुद के सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करेगा, और फिर वो सेकेंडरी वेवलेट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में इफेक्टिव होंगे. एंड एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देना, आपको वेव फ्रंट का नया पोजीशन मिल गया. तो दिस इज हाउ प्लेन वेव फ्रंट प्रोपोगेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. दिस इज हाउ स्पेरिकल वेव फ्रंट प्रोपोगेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. बराबर. एक्सट्रीमली सिंपल था, कुछ भी नहीं है. अब इसके आगे इंटरेस्टिंग है, सिंपल है बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है. तो इफ यू सी, अगला टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, है कि नहीं, है ना ऐसा. अब थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ होता है बहुत तगड़ा कंफ्यूजन. रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस. डू यू रिमेंबर कल के लेक्चर में, मतलब वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर, मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और पार्टिकल नेचर, ये तीनों का एक ब्रीफ बताया था. और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूज करते हैं रे ऑप्टिक्स में, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को हमने कभी प्रूव नहीं किया. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यूज तो बहुत बार किया, लेकिन ऐसा होता है क्या सच में, वो तुमने प्रूव नहीं किया. तो अभी करना है. और अगर आपको याद होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय स्नेल्स लॉ. μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r. वो भी हमने आज तक कभी प्रूव नहीं किया, आज करना है. तो सबसे पहले हम लोग I इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करेंगे. उसके लिए हमने लिया रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस. मैंने उसे रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस मतलब रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर. तो एक काम करेंगे, वी विल कंसिडर, और मैं अभी लिखने नहीं वाला हूं तो मैं बताता जाऊंगा लिखना कैसे एग्जाम में. सबसे पहले रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस है ना, तो एक प्लेन सरफेस ले लो. सो कंसिडर अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस XY. अब इस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस XY पे एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होने वाला है. अब इंसिडेंस अलग अलग तरीके से हो सकता है. ये नॉर्मल है, नॉर्मल, और तुमको याद होगा हम लोग एंगल सारे मेजर करते थे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. अब अगर
वेव फ्रंट खुद नॉर्मल के डायरेक्शन में आया, ऐसा आया नीचे, राइट? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। तो रे कैन बी इंसिडेंट या वेव फ्रंट कैन बी इंसिडेंट नॉर्मली, या फिर अगर ऐसा आया, ऐसा आया मतलब साइड से आया और ये सरफेस को टच करके जा रहा है, टच करके जा रहा है। क्या कर रहा है सरफेस को? ये टच कर रहा है। तो इस सरफेस को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, ऐसा टच करके जा रहा है। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? 90। कितना होता है? अब ऐसा भी होता है कि ना एंगल 0 है ना एंगल 90 है, ऐसा वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ। इसको बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? तो ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 और 90 के बीच में होता है। तो हम यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस का डेरिवेशन करेंगे तो हम लोग लेने वाले हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। क्या लेने वाले हैं? ऑब्लिक इंसिडेंस, राइट? तो हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट था। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बताता हूँ ये लाइन है क्या, बताता हूँ मैं। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो, ये लाइंस क्यों ड्रॉ करो बताता हूँ। हमारे पास है एक प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट ए बी। तो ये ए बी वेव फ्रंट है। अब ये जो ए बी वेव फ्रंट है, इट इज बाउंडेड बिटवीन, उसकी बाउंड्रीज, ये उसकी बाउंड्रीज है। मतलब जो वेव फ्रंट है ना वो ऐसा ही आएगा, ऐसा आएगा, इसके बाहर नहीं जा सकता वो। तो ये उसके बाउंड्रीज है। तो कंसिडर ऑब्लिक इंसिडेंस ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी विच इज बाउंडेड बिटवीन पी ए एंड क्यू बी। तो ये जो ए बी वेव फ्रंट था ये बाउंडेड है बिटवीन पी ए एंड क्यू बी, बराबर? या गुड। और याद रखना ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग नहीं है। लाइट अंदर नहीं जाने वाला, लाइट आएगा और रिफ्लेक्ट होकर वहीं पे जाएगा, ये याद रखना। एंड इफ यू रिमेंबर, क्योंकि ये ऑब्लिक इंसिडेंस है तो वेव फ्रंट का एक पार्ट वो पहले ही पहुंच गया। तो पॉइंट ए रीचेज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फर्स्ट एट ए डैश। जब ए डैश पे आया तब बी कहां था? बी डैश पे। सो ए reaches first at A dash. When A is at A dash, B is at B dash. राइट? बराबर? पक्का? और अगर आपको याद है हम लोग एंगल्स मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, ये हो गया n। अगर ये हो गया n तो ये एंगल हो गया I। तो मैं साथ में लिखता जाऊंगा, ए बी था प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, XY था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद ये जो एंगल है, कौन सा एंगल है? एन ए डैश पी, एन ए डैश पी, ये कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, बराबर? गुड। ए डैश पे आया तब बी कहाँ था? बी डैश पे। बी डैश को सरफेस तक मतलब सी तक पहुंचने में टाइम लग गया टी। कितना टाइम लग गया? टी। और ये जो मीडियम है ऊपर का, क्योंकि लाइट तो अंदर जा नहीं रहा, लाइट तो ऊपर ही है, तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है वी। तो वी इज स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि मुझे पता नहीं ना वो एयर है कि क्या है। एयर होता तो सी लिखते, सम मीडियम, बराबर? तो बी डैश से सी आने में कितना टाइम लगा? टी। तो टी इज द टाइम टू गो फ्रॉम बी डैश टू सी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बी डैश सी? वी इंटू टी, क्योंकि स्पीड इंटू डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, बराबर? पक्का? तो बी डैश से सी आने में कितना टाइम लगा? टी। तो बी डैश सी डिस्टेंस कितना है? वी टी। लेकिन वेट, ए डैश पे आया, बी कहाँ था? बी डैश। बी डैश से सी पे जब तक लाइट आए तब तक ए डैश क्या करेगा? बैठा तो रहेगा नहीं वो, हाँ मैं रुक जाता हूँ, है ना, मेरा भाई भी साथ में आने दो उसको। वैसा नहीं है ना, वो अपना काम चालू कर देगा। उसका काम क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स बनाना। जैसे ही ए डैश पे पहुंचा, विदाउट एनी डिले इट स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ओन सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इट बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। तो अगर सेकेंडरी सोर्स है तो वो सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा, और सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीयर, इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर, नॉट स्पीयर बट हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर क्यों?
हेमिस्फीयर इसलिए क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट अंदर जाता ही नहीं है। अगर लाइट अंदर जाता तो स्फीयर का आधा पार्ट यहां भी बनता। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बराबर, गुड। तो जितने टाइम में बी डैश सी तक पहुंचा उतने टाइम में ए डैश ने खुद का हेमिस्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट बना दिया। इस सेकेंडरी वेवलेट का जो डायम रेडियस है, रेडियस वो क्या है, एडी है। क्या है, एडी है। और एक काम करते हैं, डी से सी तक ड्रॉ कर लेते हैं एक टैंजेंट, राइट। तो सी डैश डी इज टैंजेंट एट डी, राइट। और याद रखना, क्या याद रखना, बी डैश से सी तक आने में कितना टाइम लगा था, टी। तो बी डैश सी क्या था, वी टी। उतने ही टाइम में इस ए डैश ने क्या बना लिया, हेमिस्फीयर। मतलब पता है इस हेमिस्फीयर का रेडियस और ये बी डैश सी, इसकी वैल्यू सेम आएगी, सेम आएगी ना। जितने टाइम में बी डैश सी तक आया उतने ही टाइम में इसने क्या बना लिया, हेमिस्फीयर, बराबर। मतलब जितने टाइम में बी डैश से सी आया उतने टाइम में ए डैश से क्या हो गया, डी हो गया, क्योंकि रेडियस इज आल्सो डिस्टेंस। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ए डैश डी, ए डैश डी। वेरी गुड। अब थोड़ा ज्यादा तुमको ध्यान देना पड़ेगा एंगल्स पे, नहीं तो गए 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 गए। ये टोटल एंगल कितना है, 90 है। 90 में से ये कितना है, आई। तो ये कितना है, 90 माइनस आई। तो बी डैश ए डैश एन या फिर एन ए डैश बी डैश, ये एंगल कितना आया, 90 माइनस आई। तो एंगल एन ए डैश बी डैश ये आ गया 90 माइनस आई। अब फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा बाद में मेरे को, क्योंकि कंफ्यूजन होता है फिर बहुत ज्यादा। ये 90 माइनस आई है कि नहीं। ये टोटल कितना है, 90। फिर ये कितना हो जाएगा, आई। क्योंकि अगर इसको मैं फिलहाल एक्स बोल देता हूं तो यू नो एक्स प्लस 90 माइनस आई इक्वल्स टू 90। एक्स प्लस 90 माइनस आई है, टोटल एंगल कितना है ये, 90। तो अब बताओ ये और ये हो गया कैंसल, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, आई। आई आ गया। तो एक्स इक्वल्स टू आई आ गया। तो एक्स इक्वल्स टू आई आ गया। ये आई आ गया। ये कौन सा एंगल था, बी डैश ए डैश सी। कौन सा एंगल था ये, बी डैश ए डैश सी। और याद रखना ये समझा तो अगला टॉपिक समझेगा, और अगला टॉपिक इससे इजी है, लेकिन ये समझा तो वो समझेगा। और मैं जानबूझ के दोनों केस में नोटेशन बिल्कुल सेम रखता हूँ, सो दैट तुम कंफ्यूज मत हो जाओ। अब ऐसा है, ये इंसिडेंट हुआ क्योंकि उधर रुक गया क्या, वो तो रिफ्लेक्ट भी होने वाला है, तो ऐसा जाने वाला है वो, इट गोज लाइक दिस। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसा जाता है। तो अभी मैं पूरा वेव फ्रंट नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ एक ही ये बता रहा हूँ पॉइंट उसका। आया ऐसा, रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगा ऐसा, जाएगा ना ऐसा, राइट। तो जाएगा, तो तुमको पता है जाने वाला और नॉर्मल, इसमें एंगल कितना बनता है पता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो ये एन ए डैश डी, एन ए डैश डी, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एन ए डैश डी ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बराबर। अब अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये टोटल एंगल कितना है, 90, तो फिर ये कितना है, 90 माइनस आर। तो एंगल डी ए डैश सी, एंगल डी ए डैश सी ये कितना हो गया, 90 माइनस आर हो गया। वेरी गुड। हाँ हम फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, मैथ्स के बिना नहीं होता ना फिजिक्स। तो ये आ गया आपका, ये वाला एंगल आ गया आपका, क्या आ गया, 90 माइनस आर। अब आपको पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो ये 90 माइनस आर है, इसको फिलहाल मैं बोल देता हूँ वाई, और ये कितना है पता है, 90। तो 90 माइनस आर प्लस 90 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो वाई की वैल्यू पता है कितनी बनेगी, आर। कितनी आएगी, आर। तो ये जो एंगल है ये पता है क्या बन गया, आर। क्या बन गया ये, आर। क्या बन गया ये, आर। गुड, क्लियर यहाँ तक। अब हमको तो शो करना था आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर। अब हम सिर्फ ध्यान देंगे दो ट्राइंगल पे, एक है ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये वाला ट्राइंगल।
और एक है ए डैश डी सी। बस ये दो ट्राइंगल पे ध्यान देना, और यही दो ट्राइंगल आपको रिफ्रैक्शन के केस में भी दिखने वाले हैं। तो याद रखना, हमारे पास ये दो ट्राइंगल है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। ये ए डैश बी डैश सी था, ये एंगल 90 था, ये एंगल आई था। देख लो देख लो, बी डैश ए डैश सी आई है कि नहीं, लिखा भी है, लिखा है क्या, लिखा ना, बी डैश ए डैश सी क्या है, आई है, और ये एंगल 90 है, 90 डिग्री है वो, बराबर, गुड। और दूसरा ट्राइंगल हमको चाहिए ए डैश डी सी, ए डैश डी सी, वो ऐसा है, ये ए डैश है, ये डी है, ये सी है, ये कितना है 90 है। देखो दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, वैसे भी नहीं भी दिख रहा होगा तो तुमको पता है टैंजेंट और रेडियस में एंगल 90 ही बनता है, तो वो 90 है, वो कितना है 90 है। अब तो यूज भी किया हमने, 90 है। और अभी मैंने बोला ये एंगल कितना आया, आर, लिखा भी है, डी सी ए डैश, डी ए डैश से लिख दिया क्या मैंने, वहां पे डी सी ए डैश होना चाहिए था, 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, तो बराबर है ना, आर है ये, बराबर है ये, डी सी ए डैश इज आर, तो बराबर है वो ये एंगल आर है, बराबर, गुड। अब इफ यू लुक एट द ट्राइंगल्स in these two triangles, in triangle a dash b dash c and triangle a dash dc, अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो a dash c तो कॉमन साइड है, मतलब एक साइड तो सेम ही हो गया, और तुमको पता है कि b dash c और a dash d भी तो सेम है कि नहीं, हाँ सेम है। और तुमको पता है एक एक एंगल भी सेम है, एंगल बी डैश और एंगल डी दोनों कितने हैं 90। तो हमको पता है जब दो साइड सेम हो और एक एंगल सेम हो तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है, कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल है। सो देयरफॉर ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए डैश डी सी आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर आपको ये पता है तो फिर आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए कि जो बचे हुए दो एंगल्स है वो भी सेम है। तो कौन सा एंगल सेम है, बी डैश ए डैश सी और एंगल डी सी ए डैश, ये सेम है। लेकिन बी डैश ए डैश सी तो आई था और वो तो आर था, तो आई इक्वल्स टू आर। तो जो तुम 11वीं में यूज करते हो तुम 12वीं में डिराइव करते हो, बराबर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हो गया, गुड, सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो नोट्स पढ़ो, नहीं तो फिर ये वीडियो को वापस से देख लेना एक बार। फॉलो द स्टेप्स, दिस इज द सिंपलेस्ट वे इन विच यू कैन डू द डेरिवेशन। अब अगला डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। ये बहुत सिंपल है, रिफ्रैक्शन इज टू सिंपल, ये बहुत सिंपल है। क्योंकि देखो यहाँ कंफ्यूजन क्यों होता है पता है क्या, यहाँ पे वेव फ्रंट आया भी फर्स्ट मीडियम से, गया भी फर्स्ट मीडियम में, मतलब सारा का सारा खिचड़ी इधर ही बन गया, कौन सा एंगल कहाँ से समझ में नहीं आ रहा। रिफ्रैक्शन में वैसा नहीं होता, रिफ्रैक्शन में आता एक मीडियम से जाता दूसरे मीडियम में है। तो लेट अस लुक एट रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, फ्रॉम प्लेन सरफेस। अब लिखने का तरीका सेम ही रखना, सिर्फ थोड़े से वर्ड चेंज हो गए। जैसे तुमने लास्ट केस में बोला था कंसीडर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, आप बोलोगे कंसीडर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई। तो ये जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग नहीं है, वो रिफ्रैक्टिंग है। तो एक्स वाई इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस पे भी एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ पे भी एक प्लेन वेव फ्रंट था ए बी जो ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ, प्लेन वेव फ्रंट। और इस केस में भी जो प्लेन वेव फ्रंट ए बी था वो पी ए और क्यू बी में ही बाउंडेड था। इसलिए मैंने बोला कि मैं बहुत जगह पे ना मैं सब लगभग सेम रखने की कोशिश करता हूँ, सो एज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का चांस ही नहीं चाहिए। वो डायग्राम भी याद करते बैठते हैं, फिर डायग्राम के नाम भी लोग याद करते हैं, याद नहीं करना होता, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ये था तुम्हारा वेव फ्रंट ए बी ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ, ये था पी, ये था क्यू, बाउंडेड बिटवीन पी एंड क्यू बी। ए पहले कहाँ आया, ए डैश पे। जब ए डैश पे आया तो बी कहाँ था, बी डैश पे।
बी डैश पे, बराबर। अब हम लोग क्योंकि एंगल मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक नॉर्मल। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ एन, इसको बोल देता हूँ एन डैश। तो ये जो एन ए डैश पी है, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? बताओ। एन ए डैश पी, ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एन ए डैश पी इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, बराबर। अब सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ऊपर मीडियम अलग है, नीचे मीडियम अलग है। ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, बराबर। गुड गुड। ये मीडियम 1 है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, स्पीड v1 है, क्योंकि मीडियम अलग है तो स्पीड भी अलग होगी। तो म्यू 1, नीचे मीडियम 2 है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, स्पीड v2 है। तो म्यू 1 एंड म्यू 2 आर refractive indices of medium 1 and 2 respectively. v1 and v2 are speeds of light in medium 1 and medium 2 respectively. बराबर यहाँ तक? पक्का पक्का? श्योर श्योर। जैसे ही ए डैश पे आया, उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसका काम क्या है? इमिट सेकेंडरी वेवलेट्स। लेकिन यहाँ पे जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ना, वो इस मीडियम में है, दूसरे मीडियम में है, बराबर। अगर बी डैश को सी तक आने में टाइम लग गया टी, तो मुझे बताओ कि बी डैश सी क्या होगा? v1t। उतने ही टाइम में इस ए डैश ने क्या बना लिया? सेकेंडरी वेवलेट। फिर एक काम करेंगे, इस सेकेंडरी वेवलेट पे सी पॉइंट से ड्रॉ कर देंगे एक टैंजेंट डी पॉइंट पे, बराबर। गुड। अभी देखो, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ पहले। यू नो, लाइट इफ ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुमको म्यू 1 को रेयर मानना है कि डेंसर मानना है। अगर तुम म्यू 1 को रेयर मान रहे हो, तो ये जो लाइट ऐसा आया, अब ऐसा जाएगा, क्योंकि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। अगर उल्टा मान रहे हो तो वो इधर जाएगा, अबे बेंड होगा। तो चलो ऐसा ले लेते हैं। वो तुम्हारे ऊपर है, डज नॉट मैटर रियली, इट्स अप टू यू, तुम्हारी मर्जी, बराबर। अब ऐसा है कि चलो मान लेते हैं, फिर यहां से यहां तक एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग टैंजेंट डी पॉइंट पे। तो जितने टाइम में बी डैश सी तक आया, उतने टाइम में इसने हेमिस्फीयर बना दिया, सेकेंडरी वेवलेट, और उसका रेडियस कितना है? ए डैश डी। तो ए डैश डी क्या होगा पता है? इस बार v2t होगा, क्योंकि स्पीड सेकेंड मीडियम में अलग है, और ए डैश डी ये सेकेंड मीडियम में था, बी डैश सी ये फर्स्ट मीडियम में था, बराबर। और डू यू नो, ऑफ कोर्स यू शुड नो, इसको बोलते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। मतलब एंगल एन डैश ए डैश डी, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल एन डैश ए डैश डी, ये है आर, ठीक है। गुड। अगर ये आई है तो ये कितना है? 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई है तो ये कितना है? आई। अभी तो देखा था। तो बी डैश ए डैश सी एंगल, ये क्या है? आई है। अगर ये आर है, ये टोटल कितना है? 90 है, तो ये कितना है? 90 माइनस आर। और अगर ये 90 माइनस आर है, ये 90 है, तो वो पता है कितना है? आर। वो भी तो अभी देखा था ना, ये क्या बना? आर। तो कौन सा एंगल? डी सी ए डैश, ये कितना है? आर है। हो गया। अब वापस से तुमको यही दो ट्रायंगल यूज करने हैं, और जितने भी मैं नोट्स बनाता हूँ, अगर तुम नोटिस करोगे तो आई ट्राई टू कीप इट सिंपल, सो दैट तुमको डेरिवेशन के स्टेप्स भी याद नहीं रखने पड़े, अपने आप फ्लो होगा। पिछले केस में भी नाम सारे सेम थे। हाँ भाई द वे ये ऐसा जाएगा वेव फ्रंट, इधर जाएगा वो, ऐसा वेव फ्रंट जाएगा, ये आया ऐसा जाएगा। तो नाम भी सेम रखे, फ्लो भी सेम रखा। वहां भी दो ट्रायंगल थे, यहाँ भी दो ट्रायंगल है। अभी इसके आगे थोड़ा सा अलग होगा,
पिछले केस में तुमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था क्योंकि तुमको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज यूज करने थे। यहाँ पे कुछ नहीं है वैसा, ये ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ ध्यान देना, ये जो ट्रायंगल था ना, ये था ए डैश बी डैश सी, था कि नहीं? ए डैश बी डैश सी था ना ये ऐसा, और ये 90 डिग्री बनता है तो 90 डिग्री बताना पड़ता है, तो 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री क्यों पता होना चाहिए? साइन और कॉस के लिए 90 डिग्री कौन सा पता होना चाहिए? 90 है, ये आई है। और जो नीचे का ट्रायंगल बना, नीचे का जो ट्रायंगल बना ए डैश डी सी, ए डैश डी सी, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये पता है कौन था? आर। कौन था ये? आर। ऐसा था, यस। अब मुझे बताओ तुमको क्या प्रूव करना है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में साइन आई और साइन आर आता है कि नहीं आता है? आता है, तो बस साइन आई और साइन आर यूज करो। तो मुझे बताओ ये जो ऊपर का ट्राइंगल है वहां से साइन आई क्या मिलेगा? अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड बी डैश सी, हाइपोटेन्यूज 90 को अपोजिट कौन? ए डैश सी। वेरी गुड, याद रखना इक्वेशन नंबर 1। नीचे के ट्राइंगल से साइन आर मिल जाएगा। व्हाट इज साइन आर? अपोजिट साइड कौन है? अपोजिट साइड ए डैश डी अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? ए डैश सी। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आया साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू क्या आया? बी डैश सी अपॉन ए डैश सी, उसके बाद ए डैश डी अपॉन ए डैश सी। ए डैश सी हो गया कैंसल, बराबर। वेरी गुड। तो क्या आ गया? साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू क्या आ गया? बी डैश सी अपॉन ए डैश। लेकिन बी डैश सी कौन है? V1t है, और ये कौन है? V2t है, तो टी हो गया कैंसल। तो साइन आई बाय साइन आर क्या बन गया? V1 बाय V2, इक्वेशन नंबर 3। डू यू रिमेंबर? इफ यू रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। म्यू इक्वल टू C बाय V लिखते हो तो अगर ऐसा है तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, तो V1 बाय V2 पता है कौन है? कौन है पता है? μ2 बाय μ1, μ2 by μ1, equation number 4. Therefore from equation number 3 and 4, from equation number 3 and 4 you get sin I by sin r, sin I by sin r equal to v1 by v2, मतलब μ2 by μ1, क्रॉस क्रॉस, तो μ1 sin I equals to μ2 sin r। ये हो गया आपका स्नेल्स लॉ प्रूफ। हो गया? गुड, पक्का। So that's it for today.